बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 21 जुलाई है, दिन है बुध का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की मुलाकात का दिन और क्या ये मुलाकात करवाई जाएगी। अलीमा खान, बाकी बहनें अडयाला पहुंचेंगी। पार्लियामेंट का घेराव, लाखों की तादाद में स्टूडेंट्स सड़कों के ऊपर और सरकार से मुतालबा किया जा रहा है। ये किस देश की खबर है और इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है, दोस्तों इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और जनरेशन जेड पाकिस्तान के अंदर क्या कर रही है और हमसाया मुल्क के अंदर जनरेशन जेड ने किस तरह अपनी आवाज़ को अपनी ताकत बनाया और इस वक्त एक इनकलाब सड़कों पे हमें नज़र आ रहा है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान से मुलाकात के लिए तहरीक इंसाफ की क्या प्लानिंग है और इसके साथ साथ इमरान खान की रिहाई के लिए अलीमा खान ने स्ट्रीट मोबिलाइजेशन का जो आगाज़ किया, इस पर पार्टी के अंदर किस किस्म के इख्तलाफात पाए जाते हैं, दोस्तों इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। और दोस्तों, इसके साथ ही ईरान के ऊपर आज रात दोबारा ताबड़तोड़ हमले किए गए और बरतानिया, जर्मनी से जेट त्यारे इकट्ठे हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर और फिर ये ईरान के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन उससे पहले ही पूरे मिडिल ईस्ट को रेड अलर्ट कर दिया है और एक जंग की आपको सिचुएशन जो है पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर नज़र आ रही है, क्योंकि ईरान ने कुवैत के ऊपर और उससे पहले उर्दन के ऊपर भी हमला किया। तो उससे इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। और 10 दिनों की विंडो का असल में ये मामला क्या है। 10 दिन के लिए जंगबंदी का ऐलान अगर हो जाता है तो बार बार ऐसे ऐलानात से अमेरिका क्या हासिल करना चाहता है अपने सालिसों के ज़रिए और क्या अमेरिका को इस दफ़ा मौका दिया जाएगा। और दोस्तों, भारत के अंदर जो कुछ हुआ इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन प्रोग्राम की इब्तिदा में आप तमाम सुनने और देखने वालों से दरखास्त है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेकिन फिर सबसे पहले आपको बताएं कि आज मंगल का दिन है और मंगल का दिन मुलाकात का दिन है। इन पिछले 9 माह ने यह साबित किया कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत इमरान खान की मुलाकात को अब नहीं होने देगी। और इसकी बुनियादी वजह, इमरान खान से अगर मुलाकात हुई तो सिर्फ इमरान खान की मुलाकात में ख़ानदान के लोग नहीं मिलेंगे, बल्कि पाकिस्तान की आवाम भी इमरान खान से मिल सकेगी इमरान खान की गुफ्तगू के ज़रिए, उस पैगाम के ज़रिए जो जेल से आएगा पाकिस्तान की आवाम के नाम। इस मुलाकात को इसलिए रोका जाता है कि अगर मुलाकात हो गई तो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम भेजेंगे, सवाल करेंगे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, सवाल करेंगे उन मैंडेट चोरों से जिन्होंने पाकिस्तान में हुकूमत के ऊपर कब्जा कर लिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों से सवाल करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट के ऊपर कब्जा किया और इमरान खान की रिहाई की तहरीक को बहुत पीछे डाल दिया। अब ये सवाल होंगे ना, तो इसलिए उन्होंने इमरान खान की मुलाकातों को परमानेंटली अब बंद कर दिया है। एक बात आपने याद रखनी है कि ये अब सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की हुकूमत का मामला नहीं रहा। इस्टेब्लिशमेंट को ख़तरा ये है कि खबर बाहर आती है, बयानिया बनता है, लोग सड़कों पर आते हैं और हमें फिर गोली चलानी पड़ती है। जहाँ तक पाकिस्तान की हुकूमत का ताल्लुक है, उन्हें मसला ये है कि अगर इमरान खान की मुलाकात हो गई तो फिर बयानिया बाहर आएगा, इमरान खान कौम को पैगाम भेजेंगे, फिर सड़कों पर लोग आएंगे और फिर मकबूलियत जिसे हम दबाना चाहते हैं अपने इश्तिहारबाजी के अंदर, वो मकबूलियत हम कभी ख़त्म नहीं कर सकेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि इमरान खान की मुलाकात को बंद कर दिया जाए। और दोस्तों, अब तो पाकिस्तान की अदलिया भी इनको फैसिलिटेट कर रही है। जजों को ये मालूम है कि हमने इस मुल्क के अंदर मुदाखलत की आवाज़ उठाने वाले जजेस का हाल देख लिया। किसी की डिग्री जारी निकली, किसी के बेडरूम से कैमरा निकला और उन्हें रांदा दरगाह कर दिया गया। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से उन्हें माइनस कर दिया गया। लिहाजा खामोश रहो भाई, अगर तुम जान की अमान पाते हो और अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें इसी तरह मरात मिलती रहें, गाड़ियाँ मिलती रहें और तुम्हारे जो पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो तनख्वाहों में जो इजाफा किया जा रहा है, ये नवाजिशात का सिलसिला जारी अगर रखना चाहते हो तो तुम्हें खामोशी इख्तियार करनी होगी। हाँ, करना सिर्फ ये है कि जुल्म का ये जो सिलसिला है रुकने ना पाए और इमरान खान के साथ जुल्म करो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस लगा खान साहब का, वहाँ पे जो कोर्ट रिपोर्टर से उनसे मेरी बात हुई तो वही बताते हैं कि अदालत ने एक लम्हे के लिए भी हुकूमत या सुपरिटेंडेंट अडाला जेल से ये सवाल नहीं किया कि आप ये बताएं कि पिछले 7-8 माह से इमरान खान से ख़ानदान की मुलाकात नहीं हुई, आखिर क्यों नहीं हुई। देखिए, ये अदालत है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, यानी सबसे बड़ी अदालत और सबसे छोटा फैसला, और इतना छोटा कद इन जजेस का आज हमें नज़र आया कि इन लोगों में इतनी जुर्रत नहीं थी
कि आप अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट से ये सवाल कर सकें कि बताओ इमरान खान की मुलाकात उनके ख़ानदान के लोगों से क्यों नहीं करवाई जाती। तो दोस्तों ये इस वक्त हालात है। अब लेट्स सी कि होता क्या है। एक लिस्ट इन्होंने तैयार करके अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को दी है। खालिद यूसुफ है, बैरिस्टर गौहर है, अली जमान, मुर्तज़ा तूरी, मलिक अहमद अमान, राना अब्दुल मनान, इन लोगों के नाम इसके अंदर शामिल हैं। और इसके अलावा चेयरमैन इमरान खान की बहनें भी आज मुलाकात के लिए अडयाला जेल पहुँचेंगी। और बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि शायद अलीमा खान अडयाला जेल जाएंगी या नहीं जाएंगी, इस बारे में कन्फर्मेशन नहीं हुई। और लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है दोस्तों कि अलीमा खान ने जहां पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ने एक्सपोज किया ना, पाकिस्तान की हुकूमत को एक्सपोज किया, इस निज़ाम को एक्सपोज किया, वहीं पे अलीमा खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितने भी मीर जाफर, मीर सादिक और प्रॉक्सीज थी, इन सबको एक्सपोज कर दिया। देखें, ये सिर्फ पाकिस्तान में इनकलाब जो है वो 8 फरवरी 2024 को नहीं आया। पाकिस्तान की आवाम ने इस्टेब्लिशमेंट के प्लान को चौपट नहीं किया 8 फरवरी 2024 को। इसके बाद भी बहुत सारे प्लान बने और बार बार ये प्लान जो है वो चौपट होते गए। पाकिस्तान में आवाम बगैर किसी लीडर के कराची में निकली, आपने देखी वो वीडियोस आज भी रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। उसके बाद 8 फरवरी 2024 को जो इस्टेब्लिशमेंट का प्लान था, पाकिस्तान की आवाम ने वोट की ताकत से उसको ख़त्म कर दिया। ऐसे ही हुआ। फिर दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट, उसके हाथ से लगाए गए वो लोग जो इन कुर्सियों पर बैठे, और फिर एक तीसरा जो लेयर जो हम जिसको हमेशा से बेनिफिट ऑफ द डाउट देते रहे, वो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की क़यादत। इन लोगों को भी एक्सपोज किया और पाकिस्तान की आवाम अब इनके सामने खड़ी है और इनसे सवाल कर रही है। तो थैंक्स टू अलीमा खान एंड द रेस्ट ऑफ द फैमिली, जिन्होंने इन लोगों को आवाम के सामने लाकर खड़ा कर दिया, जो सिस्टम के अंदर रहते हुए इमरान खान की तरफ से लड़ रहे थे लेकिन इमरान खान के खिलाफ लड़ रहे थे। बैरिस्टर सैफ की इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं हुई। इस पर बैरिस्टर अली जफर जी कहते हैं कि इमरान खान से सिर्फ एक वकील की मुलाकात हुई और वो सलमान सफदर थे, जिन्हें फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट बनाया गया। वो जेल में गए, उन्होंने उनसे मुलाकात की और फिर अंदर के जो हालात हैं वो आकर बता दिए। और इसका एक पूरा बैकग्राउंडर है, क्योंकि बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि एक वकील के ज़रिए इमरान खान ने जो पैगाम जो है वो बाहर भेजा था और डील शील की बातें कुछ ऐसी हो रही थी, लेकिन इसमें दोस्तों कोई हकीकत नहीं है। मुलाकात तो नहीं हो रही। बैरिस्टर अली जफर ये कहते हैं, कल भी जो समाअत हुई, जिन रिपोर्टर्स ने ये समाअत सुनी, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में 3 रुकनी बेंच के सामने आज खुदा खुदा करके केस लगा और जज साहिबान ने मजाल है कि पूछा हो कि हुकूमत से कि एक कैदी से गुज़श्ता 7 माह से मुलाकातें बंद हैं, तो इन्हें अदालत हो रही है, इंसानी हकूक़ का मामला है, लेकिन वो तकनीकी चीज़ों के पीछे छुपते रहे। ये दरख्वास्त क्यों नहीं, फ़लाँ ऑर्डर कहाँ है, फ़लाँ मामला क्या, उसका क्या हुआ। कोई वजह नहीं कि यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान की अदलिया को करप्ट और एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में होने की रिपोर्ट दे रही है। इस पर मातम ही किया जा सकता है ना, और क्या करें। देखिए, माजी में और आज में फ़र्क क्या है। आज की अदलिया के अंदर माजी में तमाम काम जो है फ़र्द वाहिद की मर्ज़ी से होते थे, आज भी ऐसा हो रहा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि आज हर गैर आइनी काम आइन के मुताबिक हो रहा है, क्योंकि आपने आइन को गैर आइनी कर दिया। ये इसमें एक बुनियादी फ़र्क है। दोस्तों, सलमान अकरम राजा की जो सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है आज KPK हाउस में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। और सिर्फ बीट रिपोर्टर्स जाकर सलमान अकरम राजा साहब से मिले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा से PTI के बीट रिपोर्टर्स के साथ खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मुलाकात हुई। अहम जिम्मेदारान ने इमरान खान की बहनों के इकदाम ज़ाती करार दे दिए। ये उन्होंने कहा जी कि ये पार्टी में जो कुछ कर रही हैं वो उनकी अपनी मर्जी से हो रहा है, इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। कहा कि इमरान खान की बहन नौरीन नियाज़ी का बयान उनका ज़ाती है, पार्टी पॉलिसी की कासी नहीं करता। अलीमा खान की स्ट्रीट मूवमेंट खुशाइंद है, लोगों से उनका बरह रास्त रब्ता उनका ज़ाती अमल है। एहतजाज के लिए लोगों को ऐसे ही निकलना होगा। पार्टी एहतजाज से मुतल्लिक क्या फ़ैसला करेगी, इस पर मुशावरत हो रही है। सियासी फ़ैसले सियासी क़यादत ही करेगी। बानी PTI की फैमिली के इक़दामात ज़ाती हैसियत में हैं। हम पार्टी फ़ैसलों में फैमिली से मुशावरत का सिलसिला जारी रखेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात के मामले पर अभी कोई पेशरफ़्त नहीं हुई और कहा लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस नुक्ते पर नहीं पहुंची कि बातचीत होनी चाहिए। हुकूमत से मुज़ाकरात में 9 मई पर जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया गया था। खैर, ये उन्होंने बातें की है और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, ये मेरी असेसमेंट है, जो कि मैंने 2-3 लोगों से वहाँ पे बात की जो इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे, और उन्होंने जो बॉडी लैंग्वेज थी सलमान अकरम राजा की और जिस तरह से उनसे सवालात पूछे गए, उससे ये तासुर मिलता है कि सलमान अकरम राजा साहब को जिस तरह बिठाया गया कि जाओ जाकर बीट रिपोर्टर से बात करो, नहीं तो अलीमा खान और नौरीन नियाज़ी जो हैं वो हमें कहीं का नहीं छोड़ेंगी। अलीमा खान का मामला ये है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आगे बढ़ रही हैं, और दूसरी तरफ नौरीन नियाज़ी ने जो बातें कही, अब उसकी एक इखलाकी हैसियत है। अगर आप किसी बंदे को कह दें कि यार ये जो तुमने मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड किया, इसे चलाना ना, आप टाइम लेकर गए, आपने उस गुफ्तगू को रिकॉर्ड किया और उसी लम्हे आपको बता दिया गया कि इस इंटरव्यू को हमने
आपने चलाना नहीं, क्योंकि एक वर्जन ये भी आया। बाज़ लोग ये कहते हैं कि एडिटोरियली हमने इसको चेक किया कि ये एक तरह से मुश्किल पैदा कर सकता है, लिहाजा हमें ये इंटरव्यू नहीं करना, इसे एयर करना। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में उसे शेयर किया गया या जहाँ भी उसे शेयर किया गया वो अब पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे आपको मिलेगा। तो ये अखलाकी तौर पे बात वैसे ही गलत थी। अगर किसी ने मना कर दिया, अगर ये बात दुरुस्त है, तो आप उसे नहीं चला सकते और बंदा उस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता। ये कोई इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हो रही थी, किसी ने रिकॉर्डिंग की और ने कहा कि अच्छा ये फलां बंदे के बारे में बोल रहा है और हम इसको लेकर जाएंगे। देखें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से 78 बरस हो गए, इसी किस्म के जुमले आपको सुनने को मिलेंगे, इसी किस्म की बातें हो रही हैं। आज तक पाकिस्तान के अंदर जो इनका किरदार रहा, जनरल जिलानी से आप शुरू करें, उससे पहले जनरल अयूब से शुरू करें, उससे पहले आप पाकिस्तान के अंदर जिस तरह ये इन्होंने फर्स्ट टाइम एंट्री ली जमहूरियत के अंदर, आप वहाँ से शुरू कर लें, आज तक इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल रहा है। आज तो खैर उसे गैर आइनी काम को आइनी बनाकर आप पेश करते हैं और कहते हैं कि जनाब हाइब्रिड रजीम होनी चाहिए, निज़ाम होता है। हाइब्रिड निज़ाम जो है पाकिस्तान में अगर 78 बरस पहले आ जाता तो शायद हम आज तरक्की कर रहे होते। हालात सर वही होने थे और पाकिस्तान के अंदर हालात जिस तरह से आप ठीक करना चाहते हैं ये शायद कभी भी ठीक नहीं होंगे। और फिर आपको ये खबर भी दें कि हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती का ये मामला है। क्विकली इसको कवर करते हैं क्योंकि इसमें 2 ऐसे जजेस हैं जिन्हें बाकायदा तौर पर सिस्टम में नवाजा गया है। एडिशनल जजेस की तैनाती की मंजूरी बाकायदा तौर पर दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमन, एडवोकेट अयाज शौकत और एडवोकेट उमर मजीद मलिक को एडिशनल जज तैनात करने का फैसला किया गया। अब ये जजेस कौन है, गौर से सुनिएगा और आपको इस सिस्टम की जो बारीक वारदात है वो समझ में आ जाएगी कि जजेस को किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो नवाजा जा रहा है। दोस्तों, तफसीलात के मुताबिक जज शाहरुख अर्जुमन, जिन्होंने इमरान खान को 2018 में SSP तशद्दुद केस और PTV पार्लियामेंट हमला केस में बरी किया था, ताहम इन्हीं जज साहब ने 2025 में तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई और उमैर मजीद मलिक तोशाखाना केस में FIA के प्रोसिक्यूटर तैनात रह चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में FIA की जानिब से पेश होते रहे, जबकि अयाज शौकत एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद तैनात रह चुके हैं और आजकल चेयरमैन सोशल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी तैनात हुए थे, ताहम अब वो जज बन गए। तो ये सिस्टम किस तरह से नवाजता है, ये इसकी एक टिपिकल एग्जाम्पल आपको नजर आएगी। एक और ख़बर भी इसी से जुड़ी है, आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। नई आइनी तरमीम का जी मुतालबा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत लॉ एंड जस्टिस कमीशन का 49वां इजलास हुआ। लॉ एंड जस्टिस कमीशन ने इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान के क़याम के लिए आइनी तरमीम की सिफारिश कर दी। आइन में आर्टिकल 212A शामिल करने की सिफारिश की गई। आप देखें, आइन तो इनके लिए ना बच्चों का खेल बन गया कि जिसका दिल चाहेगा इसको तोड़ेंगे, मरोड़ेंगे और उसमें जो तब्दीली करना चाहें करेंगे। आइन में तरमीम जो है वो की जा सकती है नज़र ज़रूरत के तहत, लेकिन नज़र ज़रूरत फ़र्द वाहिद का नहीं होना चाहिए बल्कि पूरी 25 करोड़ आवाम का होना चाहिए। यानी नई अदालतें बनेंगी, नए जजेस को तैनात किया जाएगा, नई मराद का मामला है, नया बजट आएगा और ये सब किसके पैसे से होगा? आपके और मेरे पैसे से होगा। तो पाकिस्तान की अदलिया और पाकिस्तान की जमहूरियत आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और दोस्तों, आपको खबर ये भी दें कि बिलावल जरदारी का ना आज एक इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू के हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज हैं और इस इंटरव्यू में कुछ दावे किए गए। एक तो फजल रहमान साहब के हवाले से उनका ये कहना था कि फजल रहमान साहब एक सीनियर सियासतदान हैं, बुजुर्ग सियासतदान हैं और उन्हें अपने जुमले के ऊपर गौर करना चाहिए और गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं। अगर वो माजत करें तो मामला ख़त्म हो सकते हैं। मामला इमरान खान के लिए तो तुमने ख़त्म नहीं किया। इमरान खान के ख़िलाफ़ केस बनाया, इमरान खान की बहन के ख़िलाफ़ केस बनाया, दूसरी बहन के ख़िलाफ़ केस बनाया, इमरान खान के घर के बच्चों के ख़िलाफ़ केस बनाया, इमरान खान की पार्टी के बच्चों के ख़िलाफ़ केस बनाया। यानी इमरान खान के लिए ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर कई ऐसी माएँ आपको मिलेंगी, कई ऐसे ख़ानदान मिलेंगे, कई ऐसे बुज़ुर्ग मिलेंगे जिन्होंने हाथ जोड़कर अपने बच्चों की तरफ से माफ़ी मांगी। बच्चों ने माफ़ी मांगी कि यार ये जो कुछ हुआ, गलतियां इंसान से होती हैं, 9 मई के मामलात में उनको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, लोगों का क्रिमिनल केस बन गया, लोगों के क्रिमिनल रिकॉर्ड बनाए गए, लोगों को चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए घरों से निकाल कर बड़ी बेरहमी के साथ उनको प्रिजन वैन्स के अंदर डाला गया। माँ बाप की आंखों के सामने आप तशद्दुद करते रहे। उस वक्त आपको ये तमाम चीज़ें याद नहीं थी क्योंकि अब आपको एक सपोर्ट चाहिए, पॉलिटिकल सपोर्ट चाहिए, बिल्कुल उसी तरह PDM के ज़माने में जिस तरह मरीम नवाज़ को चाहिए थी। तो इसलिए फजल रहमान साहब को उन्होंने क्लीन चिट दे दी। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर यानी KPK में जो इलेक्शन हुए, गिली बल्तिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए या इस मुल्क के अंदर जो इलेक्शंस का हाल होता है, तो लिहाजा इस इलेक्शन के अंदर भी वही कुछ होगा। यानी पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही होंगे
और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की जब बात हुई तो मंसूर अली खान ने कहा जी कि ये तो फिर आप सिस्टम से नाराज़ नज़र आते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि ये न्यूज़ नहीं है, ये ना ही कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है, बल्कि ये वही न्यूज़ है जो हम पिछले कई सालों से, कई दहाइयों से देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। इट्स नॉट अ ब्रेकिंग न्यूज़। तो बात यह है बिलावल जरदारी कि अगर आपको सिस्टम के ऊपर यकीन नहीं है और अगर यहाँ पर तकसीम का सिलसिला जारी है कि इतनी सीटें किसको देनी है, इतनी सीटें हम आपस में घर में रखेंगे, तो फिर आप बगावत क्यों नहीं करते? ये जमहूरियत नहीं है मेरे भाई, जिसको तुम जमहूरियत का नाम देकर पाकिस्तान में अपने वालदा के उस जुमले को याद करो जिसमें क्या कहा था उन्होंने कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। लेकिन दोस्तों डेमोक्रेसी रह गई। डेमोक्रेसी को निकाल कर इन लोगों ने सिर्फ रिवेंज को अपना लिया और पाकिस्तान में सिर्फ इंतकाम लिया जा रहा है। आज उन्होंने एक और बात की, इसे भी सुने। और बिलावल जरदारी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशों को, काविशों को किस तरह तोला और इनके नज़दीक इमरान खान की जो जमात है वो क्या कर रही है। और दोस्तों बिलावल जरदारी साहब ने जो गुफ्तगू की सुने, वो कहते हैं कि जी इतने ही शफाफ और आज़ाद होंगे जितने पाकिस्तान के इंतखाबात होते हैं। शायद ये अच्छी खबर ना हो, लेकिन ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ भी नहीं। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 40 दिन से मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद है, जिसकी वजह से आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। पीटीआई से मुज़ाकरात के हवाले से बिलावल भुट्टो ने कहा कि उन्होंने कभी बातचीत से इनकार नहीं किया। उनके मुताबिक पीटीआई 2 दहाइयों से अपने वही मौक़िफ़ अपनाए हुए है और उनकी बात नहीं करनी। क्या इमरान खान को फांसी दे दी गई? अभी ये सवाल ये हुआ था कि पीटीआई वाले ये कहते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा जो कुर्बानियाँ दी। अब मुझे लगता है कि ये एक फरमाइशी सवाल था और जिसके ऊपर एक कंपैरिजन ऑटोमेटिकली आप करते हैं कि जनाब पीटीआई वाले कहते हैं कि हमारे ऊपर ज़्यादा जुल्म हो रहा है, तो क्या आपके ऊपर भी जुल्म हुआ? यानी उन्हें जमहूरियत में मासूम बनाकर पेश किया गया। अब ये कितने मासूम हैं ज़रा गौर करें। पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इनको आईना दिखाएंगे कि ये मासूम है या पाकिस्तान के अंदर माफियाज हैं। इमरान खान को क्या फांसी दे दी गई? क्या कोई शहीद हुआ? क्या कारकुनों को कोड़े मारे जा रहे हैं? मेरे वालिद का गला काटा गया, जुबान काटी गई। बेनज़ीर भुट्टो को सखर जेल में 50 डिग्री गर्मी में रखा गया। इसके बावजूद मैं आज भी पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत देता हूँ। इमरान खान को तो वहाँ पर फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं ना। ये जो एक आंख ज़ाया हो गई यार, तुम्हारे वालिद के साथ जो कुछ हुआ, एक सख्त जेल, उन्हें फर्स्ट जो जेल थी वो वाकई काटी, लेकिन उसके बाद तो जनाब सतही खैरा। और फिर जेल और 5 स्टार होटल के अंदर कोई फ़र्क नहीं था। यानी उनका अपना घर, और जिस तरह से खबरें सामने आई, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो आपके बारे में पूरी कहानी सुनाते हैं कि खाना आ गया और उन्होंने कहा जी कि बैठ जाएं, खाना खा के जाइएगा। और खाना कहाँ से आता है? उन्होंने कहा जी मैंने इंतज़ाम करके रखा हुआ है, खाना आ रहा है, बैठ जाओ यहाँ पर। तो जरदारी साहब का बेटा ये कहता है कि जो जेल मेरी माँ ने काटी, जो मेरे बाप ने काटी, आप सवाल करें ना नवाज शरीफ से, उनके साथ तो आपने इत्तेहाद कर लिया। कहते हैं कि तुम मेरे वो शख्स हो जिसने मेरी वालदा की तस्वीरें जहाज़ से भिंगवाई। कहते कि तुमने मेरे वालिद की ज़ुबान काटी। देखिए सैफुर रहमान साहब जो हैं, उन्होंने तो पाँव पकड़ ली और बाद में जाकर जरदारी साहब से माफ़ी भी मांगी। तो ये तमाम चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। लेकिन जरदारी साहब के बेटे की शायद याददाश्त कमज़ोर है, या फिर वो ये सोचना नहीं चाहते, उन्हें आगे प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो नज़र आ रही है, लिहाजा उन्होंने इस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो आखिरकार देनी है। महाजिन की नशिस्तों के हवाले से उन्होंने कहा कि मुस्लिम नून पर तनकीद करते हुए कि इसकी सोच ये है कि जो नशिस्तें उनके पास हैं उनके पास ही रहें। अब राना साहब का जी इसके ऊपर रद्दमल आया। राना साहब ये कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्दमल देते हुए उन्होंने कहा कि उनकी तकारीर हालात को मजीद ख़राब कर सकती हैं और सिर्फ वोट लेने की नफरत अंगेज सियासत नहीं करनी चाहिए, जबकि मुस्लिम नून में किसी को लात मार कर निकालने की रवायत कभी थी और ना ही ये रिवायत अब भी मौजूद है। ये खैर उन्होंने जो बातें की हैं। अब वैसे हैरानगी की बात है कि राना साहब ना किसी ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ था और आज वो बिलावल जरदारी ही के ख़िलाफ़ जो बात कर रहे हैं। देखें वक्त कैसे बदल जाता है, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, टाइम बदल गया, तो इनका जी टाइम जो है ना वो बदला हुआ है। और दूसरी तरफ इस तरह के बहुत सारे करैक्टर्स आपको मिलेंगे जिनकी जमातें पहले किसी जमात में थे, फिर किसी जमात में चले गए। और दोस्तों आपको ये खबर दें कि मौलाना के बेटे को किसने रोका। ये एक जी इंकिशाफ है, ये किसकी तरफ से किया गया, ये तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नून लीग के जी रहनुमा बाबर नवाज़ खान, उन्होंने दावा किया कि चंद रोज़ कबल इंडस हाईवे पर फजल रहमान के साहबजादे को दहशतगर्दों ने रोक लिया था और वो 2 से 3 घंटे उनके पास रहे। उनके मुताबिक सवाल ये है कि इस दौरान क्या मुज़ाकरात हुए, उन्होंने क्या कहा। शायद मौलाना फजल रहमान की हालिया तकरीर का ताल्लुक भी इस वाक़े से हो।
बाबर नवाज खान ने कहा कि हकीकतुल्लाह दहशतगर्दों या खुद मौलाना फजल रहमान ही बेहतर बता सकते हैं। इस पर JUI के रहनुमा राशिद सुमरो ने रद्दमल देते हुए कहा कि शहीद ख्वाह सिविलियन हो या फौजी, सब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। और ये भी याद दिलाया कि फजल रहमान खुद दहशतगर्द हमलों का निशाना बन चुके हैं। ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि उन्हें टारगेट किया गया मुतादिद दफ़ा। इन पर और उनकी जमात के रहनुमाओं पर मुतादिद खुदकुश हमले हो चुके, जबकि उनके अहल खाना से भी मुसलसल ख़तरात का सामना वो करते रहे हैं। बादशाह सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और हुज़ैफ़ा रहमान के दरमियान भी इस मौजू पर बहस हुई और बहुत ही इंटरेस्टिंग जुमला कहा है कामरान मुर्तज़ा ने कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के किरदार सियासी हुकूमतों और कौमी सलामती के मामलात पर मुख्तलिफ राय जो है वो सामने आ रही है। अच्छा, अब जो जुमला कहा इसे मुलाहिज़ा करें और इसे सुने इस जुमले को कि इसके अंदर असल में कामरान मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान के उन हालात का जिक्र कर रहे हैं जो इस वक्त आपके ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के अंदर हैं। आप दिन में अब सफ़र नहीं कर सकते, रात तो जी बहुत दूर की बात है। वो ये कहते हैं कामरान मुर्तज़ा साहब कि इसलिए मुल्क दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। अगर कोई औरत 1 किलो सोना हाथों में उछालती हुई कोयटा से वज़ीरिस्तान तक जाए तो इसे रास्ते में कोई मसला पेश नहीं आएगा। और इसी तरह रावी जो है वो चैन लिख रहा है। तो ये उनके दरमियान एक मुकालमा हुआ, यानी वो तंज कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो आप बातें कर रही तरक्की कर रहा है, आज तक इतनी तरक्की नहीं हुई, तो असल जो तरक्की है उसके हालात ये हैं। और दोस्तों, आपको ईरान अमेरिका जंग के हवाले से आपको अपडेट ये दे दें कि आज 10वीं रात है जी, और अमेरिकी फ़ौज की तरफ से ईरान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। आपसे कुछ ही देर पहले सेंटकॉम की जो स्टेटमेंट आई है, गालिबन पाकिस्तान में जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तकरीबन कोई सुबह के 5 बज चुके हैं और बरतानिया में रात का 1 बजा हुआ है। लेकिन ख़बर अब ये आ रही है आपसे कुछ ही देर पहले जो डेवलपमेंट हुई है, इसके मुताबिक सेंटकॉम ने स्टेटमेंट जारी की कि आज अमेरिकी फोर्सेस ने कमांडर इन चीफ की हिदायत पर ईरान के ख़िलाफ़ हमलों का एक नया मरहला शुरू कर दिया है। सेंटकॉम के मुताबिक इन हमलों का मकसद आबने हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाली ईरानी फ़ौजी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करना है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सिरक के करीब और बंदर अब्बास पे धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और ईरान के जनूबी शहर सिरक के करीब धमाकों की इतलात है। ईरानी खबर एजेंसी फारस के मुताबिक मशरकी सूबे हर्मज़गान में सिरक के करीब कई धमाकों की आवाज़ें, और रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि धमाकों की दुरुस्त जगह और जो नोयत है इसका तयन जो है वो किया जा रहा है। तो ये इस वक्त वितन ईरान आपको डेवलपमेंट जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। अब अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर ईरान को 10 दिन से वो मुसलसल अटैक कर रहे हैं, तो अब क्यों ना मेज़ पर बैठकर इस जंग बंदी की तरफ हम जाएं और फिर जंग बंदी के बाद ये करेंगे क्या, ये फिर तैयारी करेंगे, फिर अपनी पोजीशन को रीवैल्यूएट करेंगे, फिर अपने ऑप्शंस के ऊपर गौर करेंगे और फिर कोशिश ये करेंगे कि ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाएं, उनको एंगेज करें एंड देन दे विल अटैक अगेन। देखिए, ये जो पिछले 100 दिन है ना, इसमें सालिसों का जो किरदार था वो सिर्फ और सिर्फ टू बाय टाइम, ये अगर ये कहा जाए ना तो ये दोस्तों बिल्कुल भी गलत नहीं है। ये स्ट्रैटेजी थी कि वक्त आप थोड़ा सा बाय करें, स्ट्रैटेजी को रीवैल्यूएट करें और फिर अटैक करें, और ये अमेरिका ने करके दिखाया। अब 10 दिन से वो हमला कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने पॉलिटिकल कैपिटल को बचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जो होसियों ने कहा है कि हम नाकाबंदी करने जा रहे हैं बाबुल मंदब की, और सऊदी अरब का जो जितना भी तेल का मामला है, इससे मिडल ईस्ट के अंदर आपको क्या लगता है कि जंग ख़त्म होगी? ये जंग मज़ीद बढ़ेगी। अगर आपकी नेशनल लेवल पे यानी कंट्री टू कंट्री अगर जंग बंदी हो भी जाती है तो फिर प्रॉक्सीज ऑपरेट करेंगी। तो अमेरिका जो पैगाम दे रहा है वो है तबाही का, हमले का, और दूसरी तरफ से ईरान भरपूर तरीके से जवाबी कार्रवाइयाँ जो कर रहा है। दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले जो मेजर डेवलपमेंट हुई है, बताया जाता है कि ईरान ने अपनी कार्रवाइयों में अमेरिकी हिमर्स मिसाइल सिस्टम को निशाना बनाने का दावा किया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी एक और ख़तरनाक मरहले में दाखिल होती हुई दिखाई दे रही है। ईरानी फ़ौज ने दावा किया है कि उसने कुवैत में वाक़या कैंप आरिफ जान में तैनात अमेरिकी हिमर्स मिसाइल सिस्टम को ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों से निशाना बनाया। ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे IRIB के मुताबिक ये हमला ईरान के फ़ौजी ऑपरेशन थंडर के 18वीं मरहले के दौरान किया गया। ईरानी फ़ौज के मुताबिक ये कार्रवाई ईरान पर हालिया अमरीकी फ़िज़ाई हमलों के जवाब में की गई और इसका हदफ अमरीकी फ़ौजी सलाहियत को नुकसान पहुंचाना था।
ताहम अमेरिका या कुवैत की जानिब से ताहाल इस दावे की तस्दीक नहीं की गई। देखिए, ये तस्दीक कोई नहीं करते और बाद में पता चलता है कि हाँ ये हमले हुए और एकदम से जो है ना इसका ऐलान कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी मामला यही है कि ये तस्दीक कोई भी नहीं करेगा। कौन ये बताएगा दुनिया को कि जनाब हाँ हमें मार पड़ी है, हमारे इतना नुकसान हो गया। ये सिर्फ दिखावा होता है। ये बाद में जाकर पता चलता है कि कितना नुकसान हुआ, और वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आ जाएगी, वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी, जिस तरह की इससे पहले रिपोर्ट्स आई हैं। दोस्तों, मैं आपको ना खबर ये भी दे दूं, और ईरानी जो हमलों में अमरीकी फ़ौजियों के मरने की जो मज़ीद इतलात आ रही हैं, और बताया जाता है कि ये तादाद बढ़ेगी। तफसीलात के मुताबिक अमरीकी मीडिया ने इसे रिपोर्ट किया कि अमरीकी फ़ौज उर्दन में ईरानी हमले के मकाम से मिलने वाले कुछ नाकाबिल शनाख्त जिस्मानी अज़ा का जायज़ा ले रही है। ये इस बात का इशारा है कि मरने वालों की तादाद में इजाफा हो सकता है। अमरीका ईरानी हमलों में 3 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का इतराफ़ पहले कर चुका, लेकिन एक अमरीकी फ़ौजी लापता और बाज़ ज़ख्मी भी बताए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब ईरानी किसी अमरीकी फ़ौजी को कत्ल करेंगे, उन्हें इसकी कई गुना कीमत जो है वो चुकाना पड़ेगी। तो ये हमले जो हैं वो दूसरी तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट मामला है इस वक्त, ईरान इज़ अंडर अटैक और ईरान इस वक्त जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इनका ये ख्याल था कि ईरान घर में खामोशी से बैठ जाएगा, लेकिन ईरान खामोशी से नहीं बैठ रहा, बल्कि इन हमलों का उसी तरह जवाब दिया जा रहा है जिस तरह से इससे पहले ईरान इन हमलों का जवाब इन 100 दिनों की जंग के अंदर दे चुका। उससे पहले भी ईरान ने इसी तरह का जवाब दिया है। दोस्तों, अगले जो घंटे हैं कुछ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ एक और ख़बर आ गई, कुवैत से द एयर डिफेंस कन्फ्रंटिंग ईरानियन मिसाइल्स एंड ड्रोन अटैक्स। देखिए, ये जब खबरें आती हैं ना, अब कुवैत के ऊपर तो हमला हो रहा है, वो अपने इन हमलों के हवाले से जो उनके ऊपर किए जा रहे हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो बता रहे हैं दुनिया को कि हमारा डिफेंस सिस्टम इस वक्त ऑपरेट हो गया है, अब मुकम्मल ऑपरेशनल है। तो वो लोग जो कहते हैं कि जनाब अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई कि हमने इनकी सलाहियत को ख़त्म कर दिया। अगर कर दिया मेरे भाई, तो फिर ये हमले कहाँ से हो रहे हैं? अगर जो कैपेसिटी का जो मामला है उसको आप मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर चुके, तो फिर ईरान इतना मजबूत कैसे हो गया कि वो आपके ऊपर हमले कर रहा है? दोस्तों, खबर यह है कि भारत में वज़ीर तालीम से इस्तीफे के मुतालबे पर कॉकरोच जनता पार्टी का पार्लियामेंट की जानिब मार्च, पुलिस का लाठीचार्ज, और नई दिल्ली में नौजवानों का मुतालबा है। इस कॉकरोच जनता पार्टी का मुतालबा है कि वज़ीर तालीम फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे, और अगर इस्तीफ़ा नहीं देगा तो हम धरना देंगे। मरकज़ी वज़ीर तालीम हरमिंदर प्रधान के इस्तीफे के मुतालबे पर नई दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना। भारतीय पार्लियामेंट की जानिब से मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज किया, जबकि शहर के बाज़ इलाकों में इंटरनेट सर्विस को मुअत्तल किया गया। अच्छा, तरीकाकार वही है। इसी तरह नौजवानों को मारा जाता है। जो अपने हक की बात करेगा उसकी बात को दबा दिया जाएगा। अगर आपके बस में हो और कैमरे ना देख रहे हो तो शायद आपको भी दबा दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर इसी किस्म का काम होता है। आवाज़ को दबा दिया जाता है, आवाज़ को बुलंद करने वालों को भी दबा दिया जाता है। कुछ लोग यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात दोस्तों यही है। फ़र्क सिर्फ ये था कि भारत की जनरेशन जी जो है वो मैदान में थी, और पाकिस्तान का नौजवान क्या कर रहा है, वो अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए इस सरकार से मुतालबा करता है या फिर इस मुल्क को छोड़ के चला जाता है। ब्रेन ड्रेन हो रहा है। लेकिन जो हमने मंजर कल रात को डी चौक पे देखा, अब यकीन करें, एक सवाल मैंने अपने आप से भी किया, पाकिस्तान के नौजवानों से भी किया, और मेरा सवाल हर उस शख्स से है कि तुम अपने हकूक़ के लिए क्यों इकट्ठे नहीं होते? सीखो इन नौजवानों से जिन्होंने अपने असूली मौक़िफ़ के लिए एक तंज़, एक पार्टी, एक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर जाता है, और वो पार्टी इस वक्त भारत के नौजवानों की आवाज़ बन चुकी है। आपको मैं कुछ वीडियोस दिखाऊंगा, इन वीडियोस को गौर से देखें और आपको पता चलेगा कि नौजवान पाकिस्तान का कहां स्टैंड करता है और दूसरी तरफ भारत का नौजवान जो है वो क्या कह रहा है। सुने इसको। होंगे, हमारा भी वोट का टाइम आएगा, देखते हैं किसे वोट देंगे। एक भी किसी सरकार को वोट नहीं देने के, सारे के सारे चोर हैं, सारे चोर हैं। मैं भी सपोर्ट करती थी बीजेपी को, पर अब आपको समझ में आ गई कि पाकिस्तान के अंदर वोट की ताकत को हमारे नौजवानों से क्यों छीनना चाहते हैं। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि नारोवाल के हालात के हवाले से मैनचेस्टर में बैठा हुआ बंदा वो क्या जाने कि नारोवाल में इसका क्या चल रहा है। जब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक़ की बात आई, इनको वोट का हक़ देने का मामला उठाया गया, तो इस पूरे सिस्टम ने, पूरे माफियाज ने हर उस आवाज़ को दबाया। ये है भारत का नौजवान जो आपसे अपने वोट का हक़ मांग रहा है, और नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज़ के ऊपर डायरेक्ट अटैक किया जा रहा है। एक और आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। अच्छा, इस वीडियो की आवाज़ नहीं है, लेकिन इस वीडियो के अंदर
जो मुतालबा है वो लाखों आवाज़ों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुतालबा है। कुछ लोग जो बोल नहीं सकते, कुछ नौजवान जो अल्फाज को अदा नहीं कर सकते, वो किस अंदाज से भारत की सरकार और दुनिया को बता रहे थे कि हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे और हमें तुम गिराने की अगर कोशिश करोगे तो हम गिर जाएंगे, लेकिन हमारे बाद और मज़ीद लोग खड़े हो जाएंगे। देखें जनरेशन जी जिसने भारत की सरकार को हिला कर रख दिया, कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन वो इशारों से बता रहे हैं कि हम भारत की सरकार को गिराकर छोड़ेंगे, हम अपने मुतालबात को मनवा कर छोड़ेंगे। ये हमारा मुतालबा नहीं, हमारे मुस्तकबिल का मुतालबा है, आने वाली नस्लों का मुतालबा है। और तुम होते कौन हो हमारे वोट के साथ खेलने वाले? तुम होते कौन हो अपने फैसलों को हमारे ऊपर मुसल्लत करने वाले? ये हमारा फैसला है, ये हमारा मुस्तकबिल है, इसीलिए फैसला भी भारत का नौजवान करेगा। और दोस्तों जो मनाजिर आज कैप्चर हुए, लाठीचार्ज हो रहा है, लोगों को, बच्चों को लिटा लिटा कर दिल्ली पुलिस ने अपना हाथ साफ किया, लेकिन इसके बावजूद आप जनरेशन जी को पीछे धकेलने में कामयाब नहीं हो सके। अभी भी भारत की सरकार को होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि इसी तरह बड़ी तहरीकें और इनकलाब जन्म लेता है। पाकिस्तान के अंदर 26 नवंबर को इनकलाब आया, लेकिन कुछ मीर जाफर, मीर सादिक थे जिन्होंने मैदान को छोड़ दिया खाली और वो चले गए। अगर वो डटे रहते तो पाकिस्तान के आज हालात डिफरेंट होते। डी चौक के अंदर अली बिन गंडापुर भी गया, हालात डिफरेंट होते। अगर वो खड़ा रहता पाकिस्तान के अंदर, इस वक्त हम भी जमहूरियत की बात कर रहे होते। सुने एक और बयान, और बच्चे क्या कह रहे हैं, सुने इसे। मोदी, आप देश के साथ देखो, हमें पुलिस यहाँ कॉलर फाड़ी है तो पत्थर दिया है हमारी दोस्तों, हमारी बहनों को। आपको मेल पुलिस ने डिटेन किया, मेल पुलिस ने डिटेन किया। यहाँ पकड़ा है, पूरा मेरे कॉलर पकड़ा है और मेरी बहन को घसीट कर डाला गया है। मोदी सरकार, हम भी 18 के होंगे, हमारा भी। और वो बच्ची जो है अपने ऊपर होने वाले जुल्म की पूरी दास्तान सुना रही है। पाकिस्तान में भी ये सब कुछ हुआ, लेकिन फ़र्क क्या है? अब यकीन करें, कल के जब मनाजिर सोशल मीडिया पे डिस्कस कर रहे थे तो उसके बाद ये भी मंजर हमने देखा, इनकलाब कैसे आता है। इनकलाब के लिए खून देना पड़ता है, और इस वक्त भारत का नौजवान जो है वो डट के खड़ा है।